सबसे पहले तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि कल एग्ज़ाम है और सबको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। पहले आप लोगों का जो मोटिव है एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो अच्छे से कल उसको जाएं फ्रेश होके और उसको क्लियर करें अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कुछ नहीं, जिसको नहीं पढ़ा है, जिन्होंने नहीं जो भी नहीं भी पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम पढ़ के भी जाते हैं तब भी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जाओ और बिंदास एग्ज़ाम दे के आओ। हो पास होने के लिए ही देना है। ऐसे मत सोचना कि मतलब खाली खेलने जाना है और टिक मार्क लगाया जय भोलेनाथ, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं। मैंने वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं जो कमेंट्स देख रहा था, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि आप लोगों को स्टडी वीज़ा में कैसे आना है, तो उसमें कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि सर कैसे आएँ। हमें कोई कहता है कि 6 मंथ की सैलरी, 6 मंथ की जो फीस है वो ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो नहीं ले रहे हैं या 1 साल की मांग रहे हैं। आप लोग प्लीज़ पता करो, 6 मंथ की फ़ीस वाले स्कूल्स बहुत हैं, दिल्ली में हैं। आप दिल्ली या कहीं पे आप लोग जहाँ भी रह रहे हैं, बेंगलोर में हैं या दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कहीं भी हैं, तो वहाँ पे आप अपने नियर जो भी स्कूल्स हैं, जो भी हैं, उनसे पहले पता करो और वो पक्का आप लोगों को कुछ ना कुछ एडवाइस ज़रूर करेंगे। देखो, एक तो ये चीज़ हो गई कि आप लोगों को सबसे पहले 6 मंथ की फ़ीस का स्कूल ढूंढना है और उसमें 3 महीने का डॉर्मेट्री होना ही चाहिए। देखना, आप बिना डॉर्मेट्री के, बिना पीजी के मत आइएगा। आप सबसे पहले आप लोगों को डॉर्मेट्री वाला ही देखना है जो आप लोगों को यहाँ पे पीजी प्रोवाइड करे, कम से कम 3 महीने का। इतना तो चलना ही है। इतना इसके बिना मत आना कि कहीं आप लोग ये सोच रहे हो कि हम यहाँ आके देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा। यहाँ आके बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले 6 मंथ की फीस और 3 महीने का जो हमें रहने का हमारा जुगाड़ करके दे, वैसे आप स्कूल को देखो पहले तो। ओके, ज़रूरी नहीं है जापान में कहीं पे भी हो, पहले हमें स्टडी वीज़ा पे आना है किसी तरीके से। तो जब आपको मिल जाएगा तो उसके बाद अब क्या है, अब आप लोगों को ये लगता है कि स्पॉन्सर कैसे होगा, किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, पैसा तो आपको अकाउंट में दिखाना ही पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि वो, मैं आपको एक बात और ये बता देता हूँ, वो होना 10 लाख से अब अभी चाहिए। 10 लाख 12 लाख तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। अब क्या है कि हम किसी ताऊ का दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। अपनी फैमिली का दिखाना है, या तो आपका कोई फैमिली का बंदा जापान में हो तो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड अच्छे से देखो। ये नहीं कि माँ बाप के पास पैसा नहीं है और कूद रहे हो, कुछ भी नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है ना। तो स्कूल पे आना है, ठीक है, आप सर्च करो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब मैं 2017 की बात बताऊंगा, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट ऐसे भी हैं। 2018 में तो पहले ऐसा था कि 3-4 लाख दिखा के, 6 लाख दिखा के काम हो जाता था, बट अब नहीं है। अब जापान बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बच्चे आ तो जाते हैं, फिर वो धड़ाधड़ बाई तो करते हैं, ये करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं, इसलिए देते हैं, पढ़ते हैं नहीं। तो इनकी जो सोच है वो इन्होंने बहुत ज़्यादा बदल दी है। तो इसलिए स्कूल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है कि अब 10-12 लाख जो अपने अकाउंट में दिखाएगा, जिनका बैकग्राउंड ऐसा है वैसा है, वो ही जापान में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को स्कूल देखना है, डॉर्मेट्री भी देखनी है, और आपको अपने पैसा अपने बैंक अकाउंट में दिखाना ही है, ठीक है ना। वो चीज़ें आपको दिखानी ही पड़ेंगी। और उसके बाद आप लोगों की कुछ, आप ये मैसेज शायद ये भी था कि मेरे पास ज़मीन है, ये है, बट आपको कैश तो उसमें दिखाना ही पड़ेगा। और हो सके तो ज़मीन का जो भी होएगा वो डिपेंड ऑन स्कूल रहता है कि वो आपको किस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब लेते हैं कि हाँ, अगर कोई स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं है, बट उनको बस बच्चे चाहिए होते हैं, बच्चों से फीस चाहिए होती है, तो अगर ऐसे स्कूल आपको मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे स्कूल ज़्यादातर नागोया और ओसाका में हैं, तो वहाँ पे अगर आप इन 2 जगहों में सर्च करते हैं, और ज़्यादातर अपने पहले दिल्ली में पता करो। दिल्ली में ऐसे काफ़ी ज़्यादा हैं लोग जो स्कूल, जो ऑलरेडी वहाँ पे स्कूल चला रहे हैं जापानीज़ का, विथ कोलैबोरेशन मेरे ख्याल से जापानीज़ के साथ, और उनका जो क्या कहते हैं टचअप है वो ओसाका और नागोया के जो स्कूल्स हैं, जो छोटे स्कूल्स हैं, उनके साथ है। तो ये मत सोचो कि छोटा बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कूल्स में आना है बस हमें, हमारा जो मोटिव है यहाँ आके पढ़ाई करनी है, वीज़ा लेना है, एंड देन उसके बाद वर्किंग वीज़ा में हमें स्विच आउट करना है। वो चीज़ हमें सोचनी है, ये ज़्यादा नहीं सोचना है कि यार छोटा है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। सब जगह स्कूल, कोई भी स्कूल आपको पढ़ाई वहाँ पे बैठा के नहीं कराएगा, आप लोगों को खुद पढ़नी है। और मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि जापान में आके कोई पढ़ता है, ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्पीकिंग अच्छी होती है, चीज़ें अच्छी होती हैं, बट पढ़ना पड़ता है।
बट हम तो इंडियन हैं, हमें तो जहाँ पैसा दिखता है, हमें तो बाइतों में अगर पैसा दिख रहा है तो हम बाइतों में ही लगे रहेंगे, भाड़ में गए स्कूल। तो वो चाहे जो भी है, वो बात की बात आप लोगों को देखनी है, बट उससे पहले अभी आपको कैसे आना है वो देखना है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में फिर बोला था, प्लीज़ गलती मत करना। TITP SSW अगर जितना अवॉइड कर सकते हो इनको तो करो, क्योंकि जो भी आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा में आओगे ना, तो उसके बाद आप लोगों को इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा। एक बार 6 या 1 साल के लिए कुछ भी हो जाए, इंडिया जाना ही पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से वर्किंग वीज़ा पे करोगे, वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहले ही जब भी आओ, माना कि थोड़ा सा पैसा लगेगा, तकलीफ़ है, बहुत कुछ है। अगर किसी के पास, मैं उनको बोल रहा हूँ जिनके पास है, ये नहीं कि मतलब है ही नहीं और फिर भी कूद रहे हैं, क्योंकि 10-12 लाख बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। घर वालों को ऐसा प्रेशर भी नहीं देना है, बट अगर हमें अपना फ्यूचर बनाना है। और हाँ, एक चीज़ और है कि स्पॉन्सर खुद को भी करा जा सकता है अगर हमारे पास पैसा है, ठीक है ना। ऐसे स्कूल भी हैं जो खुद उसको ही स्पॉन्सर बना सकते हैं अगर उसके पास अकाउंट में पैसा है और अच्छी खासी उसकी इनकम है इंडिया में, अगर वो जॉब कर रहा है, इनकम है और RTR भरता है। सबसे ज़रूरी है RTR। अगर RTR वो भर रहा है तो बहुत बेनिफिट रहता है, चाहे उसके घर में कोई भी भर रहा हो तो वो दिखा सकते हैं, बट फैमिली का मेंबर होना चाहिए। और अगर कोई जापान में है तो बहुत ही अच्छा है फिर तो फिर बोल रहा हूँ, नहीं आपको और कोई वीज़ा में नहीं आना है, नहीं आपको क्या कहते हैं TITP में वीज़ा में आना। मेरी जो एडवाइस है मैं यही एडवाइस दूंगा। और जिनको कूदना है वो तो ऐसा होता है ना, लड्डू जब तक नहीं खाओगे तब भी पछताना है, खाओगे तब भी पछताना। तो लोग सोचते हैं खा के पछताओ, तो ये लड्डू वो लड्डू नहीं है। ये लड्डू ऐसा है जो यहाँ आके बहुत ज़्यादा पछताना पड़ जाएगा। जिसको ये सोचना है कि मैं लेबर की तरह 10-12 घंटे यहाँ जॉब करूँ और अपने 60-70 हज़ार बचाऊँ और वो 50 हज़ार उसमें से घर भेज दूँ, तो अगर ये जॉब करनी है लाइफ टाइम, ये 2-3 साल आगे, 3-4 साल के लिए, तो फिर वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके वो ये सोच वो ही रखेगा जिसके पास कुछ नहीं है अब करने के लिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने आप को टाइम अपना ख़राब मत करना। वापस एक बार इंडिया जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जाना ना पड़े उसके लिए क्या करना है, आप लोगों को पहले से ही एक प्रोफेशनल, एक वाइट कलर जॉब में आना है, या फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे आना है। जॉब बहुत हैं। सबसे पहले क्या करो, लिंक्डइन पे जाओ, प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन हो गया, ऐसे काफ़ी ज़्यादा जो आजकल सोशल मीडिया हैं जहाँ पे जॉब्स हैं। अगर जिनके पास N2 है और कुछ IT की रिक्वायरमेंट, IT का उनको कुछ नॉलेज है, तो बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब्स हैं जो जापान में अवेलेबल हैं। और इंडिया के कुछ हमारे कंसल्टेंसी भी हैं जो इंडिया से जापान भेज रही हैं, क्योंकि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया है तो चीज़ें नॉर्मल फेज में चल रही हैं। तो अच्छा से कोई देखो यार, एक बात याद रखो, बिना खाली जापानीज़ के साथ साथ ना नहीं होती है आजकल तो इंडिया में इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की जॉब भी देखना बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। वहाँ पे उनके साथ आप किसी भी IT कंपनी में देखना, जो ट्रांसलेटर होगा वो ट्रांसलेटर की जॉब के अलावा कुछ और भी कर रहा होगा। कुछ और क्या, पूरा कुछ और ही करा रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनको पता है कि खाली इस काम के लिए नहीं रखना है। IT कंपनी में ट्रांसलेशन की जॉब, इंटरप्रेटेशन की जॉब तो वैसे भी नहीं होती है, बहुत कम, बहुत रेयर चांस होते हैं। तो उनके साथ साथ उनको कुछ और कराया जाता है। तो आपको मैं एडवाइस ये दूंगा, मैंने पहले भी बताया है, काफ़ी कोर्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया है ना, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, SAP हो गया, SAP बहुत अच्छा कोर्स है। SAP उसका 1 या 1.5-2 साल का कोर्स है, उसका सर्टिफिकेट लो, उसकी जॉब अवेलेबल बहुत ज़्यादा है और 100% उसकी जॉब मिलती है। अगर आपको जापानीज़ भी आ रही है और SAP भी है तो जापान में तो मतलब बल्ले बल्ले है, उसके लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं बस ये राय दूंगा कि उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ लो, कोई कोर्स करो, कुछ भी करो, चाहे AWS, Amazon वेब सर्विस है, ठीक है ना, और SAP हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं। और यूट्यूब चैनल देखो कि काफ़ी कहाँ पे क्या है, ये इतने सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी एडवाइस देंगे वो कि ये कोर्स अवेलेबल है और इसको कैसे कर सकते हैं करके। पहले आप फ्री में ट्राई करो, फ्री में नहीं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये मुझे करना है तो उसका प्रीमियम ले लो, उसको खरीद लो, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। बट प्लीज़ करो, बिना कूदे नहीं होगा कुछ, जंप मारना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। फिर राय दूंगा, जो मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग को एक लिस्ट बनानी चाहिए कि IT में मुझे कौन कौन से कोर्स करने हैं। सबसे पहले अगर कोर्स ये हैं और इनमें से क्या बेनिफिट है, क्या प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा अच्छी है और विथ जापानीज़ के साथ कौन सी अच्छी है, पहले हमें क्या करना है। क्योंकि हमें ये ध्यान, पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि भैया जापानीज़
तो हमने कर लिया। अब जापानीज के साथ कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जो कि बेनिफिट है जिनका। अब इंडिया में क्या है हमारा कि हम लोग बीटेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। 10-12 लाख की कोर्स तो हमसे मतलब ही नहीं होता। तो उसमें क्या करना है आपको, और मैं फिर भी राय आज दूंगा कि जिसके पास पैसा भी है ना तो वो उस चीज़ में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को खुद पता होगा कि बीटेक के कितने करोड़ लोग, कितने करोड़ों स्टूडेंट एक साल में पास आउट होते हैं, उनके पास जॉब नहीं है, जॉब है तो 10,000। अच्छा एक बात बता, 15 लाख रुपए वो स्टूडेंट अपनी पूरे 5 साल में इंजीनियरिंग वीज़ा में लगाता है और उसके बाद उसकी 10,000 की जॉब लगती है, तो उसकी रिकवरी कब करेगा पहले तो। अगर मैं उन्हीं को एक राय देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के इतना पैसा है, अगर आप सही यूज करना चाहते हो तो प्लीज़, अगर जापानीज पढ़नी है पहले, क्योंकि जापानीज नहीं पढ़नी तो फिर बात ही खत्म है, और नहीं भी पढ़नी है तो भी कोई आईटी के ऐसे ऐसे कोर्स हैं बहुत ज़्यादा जो अच्छे से कर लो और जिनकी जॉब आप घर बैठे कर सकते हो। फ्रीलांसर भी हैं उनकी जॉब्स। और अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, सैप बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना, AWS बहुत अच्छा कोर्स है, तो डिजिटल मार्केटिंग अच्छा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। आप देखो फोटोशॉप है, आप ये कहोगे कि फोटोशॉप तो यार हम लोगों को सबको आता है। किसको आता है फोटोशॉप? किसी को नहीं आता फोटोशॉप। एडोबी में इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं, बहुत ज़्यादा। अगर वो जिसको आ जाए तो वो फ्रीलांसर घर बैठे काम कर सकता है, क्योंकि हमें वो नहीं आता, क्योंकि उसमें वो 2-3 साल तो उसको सीखने में लगते हैं। अच्छे बंदे नहीं कर पाते हैं उसको, क्योंकि वो खुद में इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसको सीखना मतलब हम लोगों को भारी पड़ जाता है। तो ऐसी चीज़ें मत सोचो कि हमें यार यहीं पे हम ये कर लें वो कर लें। हाँ, एक राय और दूंगा, इंडिया में भी चीज़ें हो सकती हैं। ये मत सोचो कि जापान में आके ही चीज़ें होंगी। इंडिया में अगर आप अपने आप को पागलों की तरह 6 महीने साल भर देते हो तो कोई भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और जापानीज़ भी आपके साथ साथ में आप करो तो क्या होगा उससे, आईटी कंपनी में इतनी ज़्यादा जॉब्स निकलने वाली हैं और निकल रही हैं। बल्कि अगर आपको फ़ोन में मेरे कहने का मतलब है जापान में अगर आपको अप्लाई करना है या आउट ऑफ कंट्री कहीं भी अप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि हम जब इंडिया से बाहर का वीज़ा लगाते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है कि मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अब मैं जब जापान में आया था तो जापान में आने के बाद मैंने यहाँ पे अपना, अभी हाल ही में ही हम अमेरिका गए थे, ठीक है ना, कंपनी के काम से। तो वहाँ पे हमने जब वीज़ा यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, वीज़ा लगवाया, तो हमें डायरेक्ट 10 साल का वीज़ा मिला मुझे। तो मतलब अमेरिका का वीज़ा मिल गया है, क्योंकि वो जापान से थोड़ा ये भी है कि जापान एक ट्रस्टेबल कंट्री है। उसके बाद आजकल तो वैसे भी मोदी जी के उससे या कह लो या जो भी है, तो उसमें हमें बेनिफिट है। तो लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। तो छोटी छोटी चीज़ें सोचना नहीं है, सोचने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, सोचना बड़ा चाहिए। जितना हो पाएगा उतना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सोचो बड़ा। और प्लीज़ अपनी सोच को बिल्कुल एक लोअर, उसमें कहते हैं ना कि मत रोको, उसको मत रोको। हार्ड डिसीजन लेना ही बेस्ट रहता है। मुश्किलें आएंगी ज़रूर, मगर उसको करो। अगर बेनिफिट चाहिए 2-3 साल बाद, नहीं तो फिर यही चीज़ें मैं बोलता रह जाऊँगा और आप सुनते रह जाओगे। और यार पहले तो ना प्लीज़ ये बेफालतू के काम करना बंद करो, ये इंस्टाग्राम पे लगना, ये करना वो करना। तो काम पे अपने फोकस करो, करना क्या है मुझे। 2 साल बहुत होता है, 2 साल अच्छे से बहुत हो जाता है यार। 2 साल अच्छे से दो उसको। छोटे छोटे कोई 2-4 महीने के कोर्स हैं, उनको करो अच्छे से। ऐसा कोई नहीं कोर्स नहीं है कि जो कोई बेकार होगा। अच्छा मैं लैंग्वेज बता सकता हूँ आप लोगों को, पाइथन, जावा, C++। अच्छा जावा कर लो, जावा बहुत अच्छी कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है जावा। अगर जावा कर सकते हो तो जापान में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं उसकी, और इंडिया में भी हैं। तो या तो आप, और भी जॉब्स हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट हो गया, हेल्प डेस्क, जिसमें हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की चीज़ें सीखते हैं, उसको हम लोग डेस्कटॉप सपोर्ट में लेके आएंगे। डेस्कटॉप सपोर्ट एक ऐसी जॉब है जिनके पास आजकल जो जापान में बहुत ज़्यादा फेमस है ये जॉब, बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हैं और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जापानीज के साथ अगर डेस्कटॉप सपोर्ट की नॉलेज है ना, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर भी कहते हैं, नेटवर्क इंजीनियर भी कहते हैं, ये सारे जो छोटे छोटे कोर्स हैं, एक 6 महीने के, 3 महीने के, आप इनको कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा कोर्स है, उसको कर लो, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है उसमें। तो ये चीज़ें मैं बस इसलिए बता रहा हूँ, टाइम ख़राब नहीं करना है और गलती से भी गलत वीज़ा में जापान में नहीं आना है। जापान में क्या, कहीं भी नहीं जाना है। अपनी लाइफ को ख़राब मत करो। इससे तो हम इंडिया में मोमो लगाएंगे ना, वो ज़्यादा कमा लेंगे हम। तो नहीं आना है गलत चीज़ों में, ध्यान रखना। और जो बेचारे आ गए हैं भाई लोग मेरे, वो अब खुद ही परेशान हैं। अब मैं उनके लिए नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि मैंने जब पता करा तो वो
खुद जब मैंने पता करा था स्कूलों में भी कि हम चेंज कर सकते हैं उनका वीज़ा या फिर किसी और कंपनी में, तो उन्होंने सीधे ये बोल दिया कि नहीं हो पाएगा। और क्यों आ गए वो इस वीज़ा में? ध्यान रखो, जिस कंपनी को आप पैसे दे रहे हो ना 3-4 लाख रुपए, उसको तो बेनिफिट हो ही रहा है। वो खुद क्यों नहीं आ रहा, बताओ मुझे, खुद क्यों नहीं आ जा रहा है? अगर वो वर्किंग वीज़ा है तो वो खुद आ जाए, तो यहाँ ज़्यादा कमा लेगा, क्योंकि वो वर्किंग वीज़ा नहीं है, लेबर वीज़ा है एक, जिसमें आप लोगों को धड़ाधड़ काम कराया जाएगा। छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी भी एक मिल गई तो बहुत है, उसमें बहुत घंटे काम कराया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। खुद का पैसा बहुत लगाना पड़ता है, रहने का भी है, खाने का है, खाने का खुद है, यहाँ पे खाने का कोई नहीं देखता। तो कूदना नहीं है, आराम से आओ, अच्छे वीज़ा में आना है और ज़्यादा वीज़ा में नहीं आना। पहले तो जॉब या स्टूडेंट वीज़ा, मेरी राय यही है, आगे आप लोगों की मर्ज़ी।